Assalamualaikum. Welcome to another lecture of operating system. And today we are going to discuss the instruction execution cycle. So this is also called the machine cycle as well. And what are the phases of instruction execution? What type of steps are to be taken in the instruction execution cycle? So in this lecture, we will discuss about the instruction execution and complete steps with their demonstration. So first of all, what is the instruction cycle, which is also called fetch decode cycle or machine cycle, which have the sequence of steps in the CPUs to execute an instruction stored in the memory or any instruction which is coming from any part of your system. So basically, we fetch the instructions from the main memory. So CPU will fetch the instruction from the main memory, decode, and then execute the instruction. So we have basic two steps. First step is the processor read or fetch instruction from the memory. Second step is to execute each instruction. Let's come towards another slide, which is basically demonstrating this cycle. Basic instruction cycle having the two basic stages and start and halt stage. Start stage is for starting any cycle. This is the basic stage. Fetch next instruction, execute instruction, and then halt. Halt किस पर्पस के लिए halt है कि फॉर एग्जाम्पल या तो इंस्ट्रक्शन जो है वो सक्सेसफुली एंड हो गई है या किसी भी रीजन की वजह से वो स्टॉप हो गई है। और दरमियान की जो दो फेजेस हैं हमारे पास, एक है फेच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन और एक है एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। इसमें आपने नोट किया होगा कि ऊपर एक लूप फॉर्म में एक लाइन जो है या एक एरो जो है वो ड्रॉ किया हुआ है एंड दैट एरो इज कमिंग टुवर्ड्स द फेच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वो कोई एक इंस्ट्रक्शन नहीं है, वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही है। तो इससे हम ये भी मतलब ले सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन साइकिल या मशीन साइकिल जो है वो एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी रखता है। इस वजह से यहाँ पे लूप फॉर्म में शो किया हुआ है। आपको पता है कि प्रोग्रामिंग का लूप स्ट्रक्चर भी यही होता है कि आपने एक इंस्ट्रक्शन को मोर देन वन टाइम जब एग्जीक्यूट करना होता है तो आप उसको इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे एग्जीक्यूट है। एग्जीक्यूट का मतलब होगा कि जब इंस्ट्रक्शन फेच हो जाती है, लाइक प्रोसेसर इज टेकिंग द इंस्ट्रक्शन और फेच इज द फेच का मतलब है फॉर एग्जांपल रीड करना। जब वो सीपीयू फेच कर लेता है या रीड कर लेता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, कहाँ से फेच करेगा? वो मेन मेमोरी या रैम से फेच करेगा। फेच करने के बाद इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होगा वो किस में स्टोर होगा? वो आपके प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होगा। कल वाली डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि पीसी इज अ रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर उसका काम ये है कि वो पीसी रजिस्टर जो है वो अपने पास इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कंटेन करता है। उसके बाद जब आप फेच कर लेते हैं, पीसी की वैल्यू जो है वो अपडेट होती है, अपडेटेड टू पॉइंट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। मतलब जब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई, एग्जीक्यूट होने के बाद पीसी की वैल्यू अपडेट होती है, वो आपको सिस्टम की स्टार्टिंग फेज पे लेके आता है कि आपने एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा न्यू इंस्ट्रक्शन को फेच करना है। ठीक है, तो ये एक बेसिक साइकिल है जिसमें बेसिक दो स्टेजेस हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शन फेच एंड एग्जीक्यूट को फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्रोसेसर क्या करता है, फेच करता है इंस्ट्रक्शन कहाँ से? मेमोरी से, जो चीजें मैंने आपको अभी बताई। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू बी फेच। उसके बाद पीसी इंक्रीमेंट होता है। पीसी इंक्रीमेंट का मतलब है फॉर एग्जांपल पीसी की वैल्यू 301 थी, वो इंक्रीमेंट होके 302 हो जाती है। जब पीसी की वैल्यू अपडेट होती है प्रोग्राम काउंटर की, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कोई न्यू एड्रेस आया। अब एड्रेस किसका आया? किसी न्यू इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आया। इस वजह से हम पीसी रजिस्टर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं। जब पीसी की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, इसका मतलब है पीसी की वैल्यू अपडेट हुई, और अपडेट होने का मतलब ये है कि कोई न्यू इंस्ट्रक्शन हमारे पास एग्जीक्यूशन के लिए आ गई। उसके बाद आई आर विच इज ऑल्सो कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर।
या IR हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या कंटेन करता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उसको वो लोड करता है किसके अंदर, IR के अंदर। सो उसमें भी कैटेगरीज हैं कि इंस्ट्रक्शन लोड कहाँ से हो रही है। पहली बात, या तो प्रोसेसर से आ रही है और मेन मेमोरी की तरफ जा रही है, या प्रोसेसर से IO डिवाइसेस की तरफ जा रही है, या वैसे ही सिंपल हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग हो रही है, या हम अब ओवरऑल सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। सिस्टम को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि आपके सिस्टम का कंट्रोल इस वक्त किस इंस्ट्रक्शन के पास है। जो इंस्ट्रक्शन करंट एग्जीक्यूट हो रही होती है ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम का कंट्रोल उसके पास चला जाता है। कंट्रोल उस एग्जीक्यूशन के दौरान उस इंस्ट्रक्शन के पास होने का मतलब ये है कि वो इंस्ट्रक्शन तमाम रिसोर्सेज को अपने पास होल्ड करती है जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। उसके बाद है ये करेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी हाइपोथेटिकल मशीन की। फॉर एग्जांपल उसमें हमने लास्ट टाइम भी जैसे कहा कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है फॉर एग्जांपल 16 बिट की, जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन है 16 बिट की, ओके। और ये इंस्ट्रक्शन हमारे पास जो यहाँ पे शो हुई है, इसमें जो फर्स्ट के 4 बिट्स हैं 0 से लेके 3 तक, वो किसको शो कर रहे हैं, ओपी कोड को। अब ये ओपी कोड क्या होता है, ओपी कोड इज एक्चुअली ऑपरेशन कोड, कि वो जो इंस्ट्रक्शन के ऑपरेशन को बताता है। ओपी कोड कि इस इंस्ट्रक्शन पे कौन सा ऑपरेशन होना है। हमारे पास सिस्टम में मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटा रीड करना है, डेटा राइट करना है, तो ओपी कोड ही डिसाइड करता है कि आपने इंस्ट्रक्शन को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। उसके अलावा उसके अलावा हमारे पास ओपी कोड में ये डिसाइड होता है कि फॉर एग्जांपल रीड ऑपरेशन होना है या राइट ऑपरेशन होना है। और जो रिमेनिंग हमारे पास एड्रेस है, इसको हमने कल वाले लेक्चर में यही कहा था कि ये जी ऑफसेट एड्रेस है। ठीक है, ऑफसेट एड्रेस इज द बेसिकली द रिमेनिंग एड्रेस ऑफ योर इंस्ट्रक्शन। सो इंस्ट्रक्शन का जो बेसिक फॉर्मेट ये है कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन जो है वो 16 बिट की है। उसमें जो फर्स्ट 4 बिट्स हैं दैट actually represents the OP code and the remaining 12 bits represent the address। यहाँ पे एड्रेस भी आप उसको कह सकते हैं या उसको ऑफसेट एड्रेस भी कह सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, अगर हम इसी इंस्ट्रक्शन को इंटीजर फॉर्मेट में लिखना चाहें तो हमारे पास इस तरह से इसकी इंटीजर फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे हमारे पास पीसी रजिस्टर क्या है, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है, ये भी हमें पता है कि इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूट, जो भी एग्जीक्यूट हो रही है। फिर अकोमोलेटर की बात आ जाती है। अकोमोलेटर ना, जब हमारे पास इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है उस टाइम पे किसी भी टेम्परेरी चीज, टेम्परेरी ऑपरेशन को, फॉर एग्जांपल आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, आप उनकी वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं एंड ड्यूरिंग द एडिशन हमें एक ऐसा रजिस्टर चाहिए जो कि आपके ड्यूरिंग एडिशन ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स को अपने पास कंटेन करे। तो उस मकसद के लिए हमारे पास अकोमोलेटर जो है वो सबसे बेस्ट रहता है, हम इसको यूज करते हैं। फिर इंटरनल सीपीयू रजिस्टर आ जाते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल 001 है लोड्स अकोमोलेटर फ्रॉम द मेमोरी, 10 है स्टोर अकोमोलेटर टू द मेमोरी। ये कुछ हमारे पास क्या है, पैरेलल लिस्ट ऑफ ओपी कोड्स हैं। मतलब ये हमने कहा ना कि हमारे पास ये वाले 4 बिट के ओपी कोड हैं, तो ये देखिए 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास 4 बिट्स हो गए ना, ये वाले ठीक हो गया। अब ये 4 बिट्स क्या काम कर रहे हैं, हमारे पास बेसिकली ये वाले जो 4 बिट्स हैं ये ओपी कोड को बता रहे हैं। जो 1 ओपी कोड है, बेसिकली अगर आप लोगों ने इंटीजर बाइनरी सिस्टम या नंबर सिस्टम पढ़ा हो तो आपको पता है कि ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है। ये ओपी कोड 1 की रिप्रेजेंटेशन है, ये 2 की रिप्रेजेंटेशन है और ये 3 की रिप्रेजेंटेशन है। तो मतलब ये जो बाइनरी फॉर्म है ये 1 की है, ये 2 की है और ये 3 की है। तो 1 का मतलब है कि अकोमोलेटर आपने मेमोरी से लोड करना है और 2 का मतलब है कि स्टोर करना है अकोमोलेटर टू दी मेमोरी। और अगर हमारे पास ये आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमने ऐड करना है फ्रॉम द मेमोरी। ओके, और अब ये हर नंबर उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास बाइनरी ओपी कोड्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिस्ट ऑफ ओपी कोड्स। ओके, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, हम आ जाते हैं अगली स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड इज द सिंपल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कि हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किस तरह से होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। जब आपने किसी भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल को अंडरस्टैंड करना हो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है।
इसमें बेसिकली क्या बताया हुआ है, 5 से 6 स्टेप्स में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के बारे में बताया हुआ है कि आपने इंस्ट्रक्शन कहाँ से फेच की और किस तरह से एग्जीक्यूट की। तो ये बेसिकली एक पूरी इंस्ट्रक्शन के साइकिल, जिसमें हमारे पास, हम वैसे तो हमने बेसिक 2 स्टेजेस पढ़ी, फेच एंड एग्जीक्यूट, वैसे तो दरमियान में हमारे पास 3 से 4 स्टेजेस आती हैं। अब वो कौन सी आती हैं, तो ये मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ कि हमारे पास पहली स्टेज जो आती है दैट इज द फेच, दूसरी स्टेज हमारे पास आती है दैट इज द डिकोड, और जो तीसरी स्टेज आती है वो हमारे पास आती है एग्जीक्यूट, और जो फोर्थ स्टेज आती है वो आती है स्टोर। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। तो हम बेसिकली इन 4 बेसिक स्टेप्स पे काम कर रहे होते हैं। अब हम इस स्टेज पे आ जाते हैं जिसको हम, वैसे तो हम ये कह रहे हैं कि फेच हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन इसके दरमियान में डिकोडिंग भी हो रही है और रिजल्ट्स भी स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, फॉर द टाइम भी। तो हम इस डायग्राम पे आ जाते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि ये है मेमोरी, और मैंने आपको बताया था कि मेमोरी क्या है, जहां पे भी मेमोरी की बात होगी, मेमोरी का मतलब होगा प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। ओके, अब ये हमारे पास मेमोरी आ गई विच इज कॉल्ड द प्राइमरी मेमोरी और द मेन मेमोरी। ये मेमोरी के एड्रेसेस हैं 301 से लेके 302 तक। अब ये एड्रेस है और इस मेमोरी के अंदर इस फ्रेम है, क्योंकि मेमोरी में ना हमारे पास फ्रेम्स होते हैं। ठीक है, ये मेमोरी का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह से बना हुआ होता है कि ये मेमोरी हमारे पास इस तरह से उसके एड्रेसेस हैं, और हर एड्रेस पे, एड्रेस बेसिकली एक फ्रेम को शो कर रहा होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल, जैसे हम घर में कैबिनेट्स बनाते हैं और उसके डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, मेन मेमोरी का भी कुछ इसी तरह से होता है, उसके अंदर भी डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं। ठीक है, हम बेसिकली इसको इस तरह से शो कर सकते हैं कि अप टू सो ऑन, जैसे हमारे पास एन तक एड्रेसेस हैं, यहाँ पे भी मेन मेमोरी की इसी तरह से एड्रेसेस हैं यहाँ तक। ठीक है, 30 से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे तो मैंने शो किया ना 1। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम कुछ कोई भी डाटा रख सकते हैं, वो 12 रखा, फिर 13 रखा। ठीक है, इसी तरह से हम इसके ऊपर डिफरेंट डाटा कंटेन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए 300 से आपके मेमोरी के एड्रेसेस स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पे जाके एंड हो रहे हैं, 941 पे। अब 300 एड्रेस के ऊपर ये डेटा पड़ा है, कौन सा, 1940। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन शो करा और साइड में हमारे पास रजिस्टर्स हैं। अब रजिस्टर में सबसे पहले पीसी में वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई, 300। अब 300 किसका एड्रेस है, पहली इंस्ट्रक्शन का, कौन सी, 1940 किस एड्रेस पे पड़ी है, 300। तो पीसी के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वाला 300 इसके अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया, 300। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आईआर। आईआर हमने कहा था कि जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है वो आएगी। अब यहाँ पे देखिए 1940 वाली कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ। ठीक हो गया, तो 1940 आईआर के अंदर अपडेट होगी और इसी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है वो पीसी के अंदर अपडेट हो गया। तो इसका मतलब है हमने 2 रजिस्टर यूज किए, पीसी और आईआर। पीसी के अंदर हमने उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लिख रखा जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और आईआर के अंदर हमने वो इंस्ट्रक्शन रखी जो हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे स्टेप पे। यहाँ पे पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, दूसरे स्टेप पे हमारे पास, आप नोट करेंगे कि 1940। अब देखिए, देखा जाए तो 1940 जो है ये क्या है, एक कंप्लीट 16 बिट की इंस्ट्रक्शन है। 1940 क्या है, एक कंप्लीट 16 बिट की इंस्ट्रक्शन है। इसमें जो 1 है वो ओपी कोड को शो कर रहा है, और 1 का मतलब क्या है, ओपी कोड। ओपी कोड का मतलब ये है कि ये इंस्ट्रक्शन बता रही है कि 1 ओपी कोड। ओपी कोड क्या है, हमारे पास बेसिकली ऑपरेशन कोड है, और ओपी कोड का मतलब ये होता है कि वो ये बताएगा कि इंस्ट्रक्शन में कौन सा टास्क जो है वो परफॉर्म होना है। ठीक हो गया, और अकोमोलेटर के अंदर हमने आर्जी तौर पे जो वैल्यू है वो स्टोर करनी है, जो भी वैल्यूज आ रही हैं वो स्टोर करेंगे। तो अकोमोलेटर की वैल्यू भी यहाँ पे आके अपडेट हुआ है। ठीक है, 1 ओपी कोड का मतलब ये है कि हमने ये इसका ऑपरेशन कोड डिसाइड किया विच इज द 1, और अब इसका जो रिमेनिंग ऑफसेट एड्रेस है दैट इज द 940।